हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो मैग्नेटिज्म का बचा हुआ पार्ट है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज होती है? तो देखो बेटा, हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बायोट-सावर्ट्स लॉ वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है उसमें? क्यू वी बी साइन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इफ अगर क्यू को ले लूं 1 कूलम, वी को ले लूं 1 मीटर पर सेकंड, और बी को ले लूं थीटा को ले लूं 90 डिग्री, देन एफ किसके बराबर आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू बी। भाई इसको 1 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, साइन 90 1 होता है। एफ किसके बराबर आ गया? बी के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is equal to the force experienced by unit charge particle moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन उस फोर्स के बराबर होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का 1 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स के बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला हमने पढ़ा है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है बेटा? सीजीएस सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है गॉस। ठीक है, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया। इसी तरह से एक टर्म और आते हैं हमारे पास, दिस इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या आती है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम यहां पे लिखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसको हम किससे लिखते हैं? इसको एच से डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है? तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कितना होता है? ये एक सोलेनोइड है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B0 इज इक्वल टू μ0 N I। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड ए सोलेनोइड। N के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, μ0 परमेबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? B0 इज इक्वल टू μ0 H, और H यहाँ पे H इज इक्वल टू N इंटू I। इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग
फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक्चुअल में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये किसके बराबर होता है? ये H मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या करंट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एम्पीरियल टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट राउंड ऑफ ए टोरॉइडल सोलेनोइड, पर राउंड ऑफ ए टोरॉइडल सोलेनोइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब यहां से जब यूनिट हम इसका निकालना चाहें, यूनिट तो यूनिट कितना आ जाएगा? तो यहां पे देखो करंट की क्या होती है? एम्पियर यूनिट लेंथ मीटर इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पीयर टर्न्स flowing per unit round length of a toroidal solenoid to produce the magnet। है कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट होता है। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कितना डिग्री तक हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी फील्ड की हेल्प से, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है। तो परमिएबिलिटी क्या होती है कि कोई मटेरियल अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को परमिट करता है। मान लो ये हमने एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। दिस इज बीच में क्या है? एयर है, तो ये इतनी लाइंस को परमिट कर रहा है। लेकिन यहां बीच में कोई मटेरियल रख दे, मान लो इसकी जगह कोई मटेरियल हमने रख दिया इस तरह से नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे ये मटेरियल रख दिया, और ये मटेरियल इस तरह से यहां से तो लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल करके यहां से इसके ऊपर से चली गई, ये लाइन यहां से निकल करके इसके ऊपर से चली गई, ये लाइन यहां से निकल करके इसके ऊपर से चली गई, ये लाइन यहां से निकल करके इसके ऊपर से चली गई। इसका मतलब ये मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं कर रहा, तो इसकी परमिएबिलिटी 0। ठीक है, यानी कि इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रखते हैं तो उनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, नॉर्थ साउथ, और ये यहां पे रखा तो ये आसपास की सारी लाइंस को अपने अंदर से पास कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। देखो तो इसकी परमिएबिलिटी देखो बहुत हाई है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से बहुत सारी लाइंस को, आसपास की लाइंस को भी खींच लेते हैं, अपने अंदर से पास कर लेते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से लाइन को पास नहीं करने देते। परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। मान लो इसकी ये परमिएबिलिटी क्या है इसकी? बहुत कम। ठीक है, तो परमिएबिलिटी क्या होती है? हम न्यूमेरिकली बात करें तो हमने क्या पढ़ा है? B इज इक्वल टू म्यू एच और B अपॉन H इज इक्वल टू म्यू।
इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। किसका रेशियो? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो किसके लिए हो गया? मटेरियल के लिए हो गया, मटेरियल। और ये किसके लिए हो गया? वैक्यूम के लिए। तो यहाँ पे बी नोट बाई एच आ जाएगा, क्या जाएगा? बी नोट बाई एच। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट क्या होती है? पी की टेस्ला, और इसकी नीचे क्या होती है? एम्पियर मीटर इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी। और यहां से देखो म्यू बाई म्यू नोट, इसको लिखते हैं म्यू आर। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमीएबिलिटी। किसके साथ रिलेट करते हैं? वैक्यूम के साथ। हमें पता है वैक्यूम म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है। वैक्यूम में जो लाइन पास होती है उसकी परमिएबिलिटी होती है टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ठीक है, अब इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं भाई आयरन की कितनी होगी, वो किसके साथ? वैक्यूम के साथ। एल्यूमिनियम कितनी होगी? वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो रिलेटिव आएगी क्या जी? और यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। एक नंबर आएगा और यूनिटलेस। ठीक है, तो किस चीज का रेशियो है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये किसकी है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और ये किसकी? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये किसकी है? फ्री स्पेस की। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, और आई जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। और ये क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से किसी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये मटेरियल है, इसको हमने सोलेनोइड के अंदर रखा। ठीक है, ये मान लो ये एक सोलेनोइड था हमारे पास और इसके अंदर एक मटेरियल हमने रख दिया। इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है। आयरन में बहुत ज्यादा होता है, कॉपर में कम होता है, स्टील में कम होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इन ए मटेरियल। यहां से देखो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मीटर से मीटर मर गया, एम्पियर मीटर इनवर्स बच गया, 1 मीटर नीचे बच जाएगा। तो यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर इनवर्स। और ये यूनिट किसकी होती है? बी यूनिट किसकी होती है बेटा? ध्यान करो, अभी हमने निकाला था एच की। एच की भी तो सेम यूनिट होती है। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू 12 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स।
मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी, एरिया इंटू लेंथ, 1 से 2 मर गया, कितना आ गया m/a। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट एरिया, एक ही बात होती, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पोल स्ट्रेंथ है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसके साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम छाई m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो होती है रेशियो किसका, I/H। अब I का भी पता है और H का भी तुम्हें पता है। I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बेटा, और H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है भाई। कितना तो इंटेंसिटी डायलोग मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डेवलप करंट वॉल्यूम कितना पैदा हुआ मटेरियल में, और कितना हमने एक्स अप्लाई किया था, ठीक है। उन दोनों का रेशियो कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया था, उससे कितना उसके अंदर डाइपोल मोमेंट, डेवलप करंट वॉल्यूम हुआ, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस, एक नंबर आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट डेवलप, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये तो बेटा इस टर्म्स हो गई। अब हम एक रिलेशन निकालते हैं कि डाइपोल मोमेंट, सॉरी, रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ability and relative permeability, दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये म्यू आर होता है, ये छाई एम होती है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो ये हमने एक सोलेनोइड लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाइए, करंट आई फ्लो करेगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन म्यू आई, कितना आएगा, म्यू आई। अगर इसके अंदर हमने एक रॉड रख दी, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और यहाँ पे एक रॉड रख दी, ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीएम। बीएम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि मटेरियल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड। भाई यहां पे तो सिर्फ किसमें, वैक्यूम के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर वैक्यूम के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लेकिन यहां पे म्यू नॉट एच, ठीक है, यहां पे इस मटेरियल के कारण मैग्नेटाइजेशन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वैक्यूम के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों का। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन ए सोलेनोइड, B इज इक्वल टू कितना आएगा, बी नॉट प्लस बीएम।
ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, ये क्या होता है म्यू नॉट H, और ये कितना होता है म्यू नॉट I। भाई Bm कितना होगा, Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और H किसके बराबर, सॉरी B किसके बराबर होता है, म्यू नॉट H। तो यहां से देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन ले लिया H प्लस I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H को भी कॉमन ले लो, 1 प्लस I बाई H, H को भी अंदर से कॉमन ले लिया। अब इसको नीचे ले आओ, B अपॉन म्यू नॉट H इज इक्वल टू 1 प्लस, छाई हम लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, I अपॉन H, अभी हमने पढ़ा है I अपॉन H मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है, तो एक टर्म तो आ गई। अब यहां से म्यू H किसके बराबर होता है, म्यू H ये B नॉट के बराबर होता है। अभी देखो ये B नॉट, D नॉट, D अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, B नॉट के 1 प्लस साई, और ये जो होता है दिस इज म्यू आर 1 प्लस साई, D बाई बी नॉट, म्यू बाई बी नॉट के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है म्यू आर क्यूब। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जब किसी मटेरियल को हम सोलेनोइड के अंदर रखते हैं तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो प्रोड्यूस होती है वो सम होती है मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, हमने इनके बिहेवियर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। ऑल द मटेरियल्स डिवाइडेड इनटू गैरीज। कौन कौन सी है वो देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, 3 तरह के मटेरियल्स हमने डिवाइड कर रखे, एक पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। तीसरे टाइप के जो होते हैं फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फिगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दे गेट फीबली मैग्नेटाइज। फीबली का मतलब होता है बहुत ही कमजोर, वीकली मैग्नेटाइज अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ये भी क्या होते हैं फीबली मैग्नेटाइज, फीबली
मैग्नेटाइज बट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि इसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हल्का सा मैग्नेट बन जाएगा। ये इसको हमने रखा तो ये भी हल्का सा मैग्नेट बनेगा, इसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेट बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बोले, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारे पास प्लैटिनम, क्रोमियम, ठीक है, और टंगस्टन, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ईपीसी। लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है इसमें, और इसमें निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ईटीसी। ठीक है, तो ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर किसी मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस तरह से नॉर्थ साउथ, तो ये अपने अंदर से बहुत कम लाइन को पास करने देता है। इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी परमेबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा होती है। इसको रखेंगे तो ये अपने अंदर से लाइंस को पास करने देगा इस तरह से। इस तरह से, और इनकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। नॉर्थ साउथ के आसपास की जितनी भी लाइन है सभी को अपने अंदर से खींच लेता है। यहां से ये लाइन भी इसके अंदर से होकर के जाएगी, ये लाइन भी इसके अंदर से, ये लाइन भी इसके अंदर से। ये इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई। ठीक है, इनकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, इनकी परमेबिलिटी इनसे कम होती है, और इसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। इसकी मॉडरेट होती है और इसकी बहुत कम होती है। ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलो नहीं करता, ये अलो करता है, और ये हाई अमाउंट में अलो करता है। ठीक है, अब और देखिए, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू बाई म्यू नोट। और म्यू जो होता है इनका वो लेस देन म्यू होता है, म्यू नोट होता है। तो म्यू आर ऑलवेज क्या मिलेगा, म्यू आर ऑलवेज लेस देन 1। इनका म्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इनका जो म्यू आर होता है ग्रेटर देन 1। इनके म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, इसके म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और इसके म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी,
इनकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, इनकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इनकी हाईली पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है हाईली, क्योंकि हमें पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस psi m। अब ये देखो, ये एक से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्या एक से कम है डायमैग्नेटिक के लिए, डाया, पैरा और फेरा, ठीक है। अब ये एक से कम कब आएगा, जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें म्यू आर 1 प्लस psi m, ये एक से ज्यादा कब आएगा, जब ये 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी होती है वो एक से कम होती है, इसकी परमिएबिलिटी एक से ज्यादा होती है, इसकी एक से बहुत ज्यादा होती है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव, और फेरोमैग्नेटिक की हाईली पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखो, एक U-ट्यूब लिया हमने इस तरह से, और इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड भर दिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे नॉर्थ साउथ, तो इस लेवल में से घट करके और इधर बढ़ जाएंगे, यानी कि दे हैव द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, इधर ऊपर चला जाएगा, राइज, और इसमें डिप्रेस। इसमें उल्टा होता है, इसमें यहां पे लगाया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां तो बढ़ जाएगा, इधर राइज, और इधर क्या हो जाएगा, डिप्रेस, इधर राइज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें, और इसमें भी राइज होता है लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में राइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके लिए इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, देखो इसमें ग्राफ जो आता है I और H के बीच में, I और H के बीच में ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें जो ग्राफ होता है कैसा आता है, इस तरह का आता है, I और H के बीच में, ये H ले लो इधर, क्योंकि इसमें ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव होती है, तो स्लोप नेगेटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव, और इसमें ये स्लोप जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है,